Hello everybody, welcome back to Civil Services Study. Here है test number 34 for UPSC 2021 prelims. Okay, let's start with the question number 1. Look, consider the correct statements with regard to the phrase contempt of court. Contempt of court के regard में. Statement 1 है Civil contempt means willful disobedience to any judgment, order, writ or other process of a court or willful breach of undertaking given to a court. Statement second, criminal contempt. Criminal contempt means publication of any matter or doing an act which scandalizes or lowers the authority of a court, then prejudices or interferes with the due process of judicial proceeding, then interferes or obstructs the administration of justice in any manner. तो करेक्ट कोड देखिए यहाँ सिविल कॉन्टेम्प्ट एंड क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट के रिगार्ड में ये स्टेटमेंट्स दिए हैं कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो यहाँ सही सोचिए, सही ऑप्शन यहाँ होगा सी, बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, देखिए सिविल कॉन्टेम्प्ट, ये है सिविल कॉन्टेम्प्ट क्या होता है, विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट, ऑर्डर और रिट और अदर प्रोसेस ऑफ ए कोर्ट और विलफुल ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग गिवन टू अ कोर्ट, यह क्या है, सिविल कॉन्टेम्प्ट है। और क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट क्या होता है, इट मीन्स पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और डूइंग एन एक्ट विच स्कैंडलाइजेज और लोवर्स द अथॉरिटी ऑफ ए कोर्ट। ठीक है, तो यह है क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। टू टाइप के कॉन्टेम्प्ट होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। ठीक, ओके, तो इसका ये देखेंगे, इनोसेंट पब्लिकेशन and the distribution of some matter, fair and accurate reports of the judicial proceedings, fair and reasonable criticism of the judicial act, and comment on the administrative side of the judiciary do not amount to the contempt of court. यह सभी कार्य, यह सभी एक्ट्स, ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, बाकी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है जिसमें सिविल है, कुछ एक क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट होते हैं, परंतु यह सभी है जो ये कोर्ट का कॉन्टेम्प्ट नहीं है। ओके, याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, कंसीडर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड चूज दी करेक्ट कोड। दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड ऑन जनवरी 28, 1950. सेकंड, इट सक्सीडेड दी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. तो सोचिए यहाँ कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड, कब हुआ था ये, ऑन जनवरी 28, 1950, इंपॉर्टेंट बनता है। एंड ये सुप्रीम कोर्ट, इट सक्सीडेड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, ठीक है, उसी को चेंज करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया गया। ओके, इट सक्सीडेड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि एस्टैब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ओके, तो ये दो स्टेटमेंट्स याद रखने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कब हुआ था, 28 जनवरी 1950, एंड इट सक्सीडेड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन 3 देखेंगे, कंसीडर दी स्टेटमेंट्स एंड चूज दी करेक्ट कोड। पहला ये इसमें है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, बट द 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 authorized the parliament to establish a common high court for 2 or more states or for 2 or more states or a union territory. Second, the territorial jurisdiction of a high court is coterminous with the territory of a state. हाई कोर्ट्स के रिगार्ड में क्वेश्चन है, देखिए, तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें कीजिए। यहाँ ऑप्शन है सी, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये देखिए, ये इसमें फर्स्ट देखिए, दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रत्येक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट का प्रोविजन दिया है, परंतु बट द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 एथोराइज्ड द पार्लियामेंट, इस अमेंडमेंट ने पार्लियामेंट को ऑथोराइज किया है, किस लिए, टू एस्टेब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट, कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट कॉमन है, एंड 2 और मोर स्टेट्स और ये यूनियन टेरिटरी, जैसे कि जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है, लाइक लक्षद्वीप की बात करें तो उसके केरल हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है। तो यह सभी कार्य पार्लियामेंट को ऑथोराइज किया था इसने, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने। ओके, एंड द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट इज कोटर्मिनस विद द टेरिटरी ऑफ ए स्टेट। इसका मतलब लाइक हरियाणा हाई कोर्ट है तो वह हरियाणा हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हरियाणा टेरिटरी के अंडर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए, कोटर्मिनस विद द टेरिटरी ऑफ ए स्टेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब,
consider the correct statements with regard to the high court. हाई कोर्ट के रिगार्ड में स्टेटमेंट्स देखने हैं. फर्स्ट देखिए, दी कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड द स्ट्रेंथ ऑफ ए हाई कोर्ट एंड लीव्स इट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. सेकंड, द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड. तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट्स देखेंगे हम. सोचिए, यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. देखेंगे हम, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड द स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट एंड लीव्स इट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट साहब जो है वो हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड इट. एंड सेकेंड, द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, उसे कौन अपॉइंट करता है? इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड. ये स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं हाई कोर्ट के रिगार्ड में. अब क्वेश्चन 5 देखिए, कंसीडर स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट. इसमें हाई कोर्ट के बारे में पूछा गया. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स्ड द टेन्योर ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट. सेकेंड, ही होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 62 years. थर्ड, ही कैन बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो सोचेंगे इसमें सही स्टेटमेंट्स हाई कोर्ट के रिगार्ड में. यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ए, जिसमें है 1 and 2. तो थर्ड गलत है. 1 and 2 क्या है? देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स्ड द टेन्योर ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट. ओके, ये सही है. एंड ही मतलब जज ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 62 years. वैसे कोई टेन्योर नहीं है, जैसे कि 5 साल या 6 साल या 4 साल, कोई टेन्योर नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स. परंतु एक पर्सन 62 years की एज तक ही ये पोस्ट जो है होल्ड कर सकता है. तो ये स्टेटमेंट सही है, याद रखने दोनों. थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है. कैसे रॉन्ग है देखते हैं. ये देखिए, ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट नॉट बाय द गवर्नर, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट रिकमेंड करेगा एंड प्रेसिडेंट साहब उसे रिमूव करेंगे. ओके. फिर ये देखिए, ही रिजाइंस फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग इट टू द प्रेसिडेंट. रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को देते हैं. एंड ही वैकेंट हिज ऑफिस व्हेन ही इज अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर हाई कोर्ट. तो ये स्टेटमेंट सभी इंपॉर्टेंट है. अब क्वेश्चन 6 देखेंगे, कंसीडर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स. फर्स्ट देखिए, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज एडिशनल जज ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर टेम्पररी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 years. Second statement, the additional judge hold office until he attains the age of 62 years. तो सही स्टेटमेंट्स देखेंगे इसमें. यहाँ सही ऑप्शन होगा सी, बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, तो हम देखेंगे यहाँ. देखिए, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट a duly qualified person as additional judge of a high court. एडिशनल जज अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब. ओके, a duly qualified person as additional judge of a high court for a temporary period not exceeding 2 years. 2 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते. ठीक है. और द एडिशनल जज, यह जज होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 62 years. तो ये स्टेटमेंट्स देखिएगा एडिशनल जज के रिगार्ड में. एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट याद क्या रखना है, दैट प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं, 2 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, एंड 62 years की एज तक ये ऑफिस होल्ड कर सकते हैं. ओके. ये देखिए, 2 कंडीशंस. कौन सी कंडीशन होती है जिस कारण एडिशनल जज को अपॉइंट किया जाता है? 2 कंडीशन. इफ देयर इज टेम्पररी इंक्रीज इन द बिजनेस ऑफ द हाई कोर्ट और देयर आर एरियाज ऑफ वर्क इन द हाई कोर्ट. अगर यह 2 कंडीशन एराइज होती है तो राष्ट्रपति एडिशनल जज अपॉइंट कर सकता है. ओके. अब क्वेश्चन 7 देखेंगे, कंसीडर द स्टेटमेंट्स. फर्स्ट देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ ए स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द हाई कोर्ट. सेकेंड, अ कैपिटल पनिशमेंट passed by the district judge is subject to the confirmation of the high court whether there is an appeal or not. देखेंगे ये करेक्ट कोर्ट चूज कीजिए. यहाँ सही ऑप्शन सोचिए, यहाँ सही ऑप्शन होगा सी, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. हम देखते हैं ये कैसे है करेक्ट. इसमें क्या है, दैट अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन्स टू जुडिशियल सर्विस ऑफ ए स्टेट कौन करेगा? आर मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट.
वह भी आफ्टर कंसल्टेशन, कंसल्ट करना है विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द हाई कोर्ट। तो याद रखना है अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज के जो भी पर्सनस है जुडिशियल सर्विस के, उन्हें गवर्नर साहब जो है अपॉइंट करेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद में। सेकंड है ये अ पनिशमेंट, अ कैपिटल पनिशमेंट पास्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। जो भी डिस्ट्रिक्ट जज कैपिटल पनिशमेंट देते हैं वो सब्जेक्ट, इट इज सब्जेक्ट टू द कॉन्फर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट वेदर देयर इज अपील और नॉट। याद रखना वेदर देयर इज अपील और नॉट। कोई भी कैपिटल पनिशमेंट है वह हाई कोर्ट की कॉन्फर्मेशन के लिए सब्जेक्टेड है, चाहे अपील हो या ना हो। ओके, याद रखना। ये देखिए फिर द डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में पढ़ते हैं हम। द डिस्ट्रिक्ट जज हैज़ द पावर टू इम्पोज एनी सेंटेंस इंक्लूडिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड कैपिटल पनिशमेंट। याद रखना है डिस्ट्रिक्ट जज लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड कैपिटल पनिशमेंट दोनों ही सेंटेंस दे सकते हैं। ओके, एंड व्हेन द डिस्ट्रिक्ट जज इज हियरिंग द क्रिमिनल केसेस ही इज नोन एज सेशंस जज। सेशंस जज एंड डिस्ट्रिक्ट जज एक ही है। जब क्रिमिनल केसेस हियर करते हैं तो उन्हें सेशंस जज कहते हैं और सिविल केसेस में डिस्ट्रिक्ट जज। ओके, क्वेश्चन 8 देखिए, विच अमंग फॉलोइंग आर केप्ट अंडर दी चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर के अंडर में क्या है ये देखिए। फर्स्ट है एम्यूलमेंट्स एंड एलोवेंसेज ऑफ द प्रेसिडेंट, सेकंड सैलरी एलोवेंस पेंशन ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड थर्ड पेंशन ऑफ द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट, फोर्थ सैलरी एलोवेंस पेंशन ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी। तो जो चार्ज एक्सपेंडिचर में है उसमें इनमें से किसको रखा गया है, सोचिए ज़रा। यहाँ सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी को चार्ज एक्सपेंडिचर में रखा गया है। एम्यूलमेंट्स एलोवेंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, एलोवेंस सैलरी पेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड पेंशन ऑफ द हाई कोर्ट जजेस एंड एलोवेंस पेंशन ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी। चार्ज एक्सपेंडिचर कौन सा है, जो नॉन वोटेबल बाय पार्लियामेंट है। ओके, यहाँ याद क्या रखना है, जो ये पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट है यह चार्ज एक्सपेंडिचर में होता है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होता है। ओनली पेंशन एंड सैलरी एंड एलोवेंस है हाई कोर्ट जजेस की, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट में होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज्ड ऑन द consolidated fund of India and that on the charged expenditure। तो यह सभी चार्ज एक्सपेंडिचर में है। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है, चार्ज एक्सपेंडिचर आर नॉन वोटेबल बाय द पार्लियामेंट, दैट इज इट कैन ओनली बी डिस्कस्ड बाय द पार्लियामेंट, नॉन वोटेबल है ये। ओके, तो क्वेश्चन 9 देखेंगे अब। कंसीडर द स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड द क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। सेकंड, the constitution has not specified the term of the members of the election commission. Third, the constitution has not debarred the retiring election commissioners from any further appointment by the government। तो consider कीजिए ये सभी statements, सोचेगा। यहाँ सही ऑप्शन होगा डी, all of the above statements are correct। ये देखेंगे the constitution has not prescribed the qualifications of the members of election commission, याद रखना है। ठीक है, Second, the constitution has not specified the term of the members of election commission. Third, the constitution has not debarred the retiring election commissioners from any further appointment by the government। वो जो है कोई रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर है फिर भी आगे भी गवर्नमेंट के अंडर में एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। हैज़ नॉट डिबेड, ये याद रखना है, हैज़ नॉट। ओके, ये देखिए, एंड दे होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 6 years और until they attain the age of 65 years। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर्स और मेंबर्स। अब क्वेश्चन 10 देखेंगे लास्ट। कंसीडर द स्टेटमेंट्स अबाउट द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ये देखिए, ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट एंड इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सेकंड, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। थर्ड, ही मस्ट बी ए पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट। कंसीडर कीजिए एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जैसे इंडिया में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है सेंटर पे, वैसे ही एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है प्रत्येक स्टेट का। तो ये देखेंगे इसमें सही ऑप्शन है सी, 2 and 3। फर्स्ट रॉन्ग है। सेकंड और थर्ड में क्या है, ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, सही है ये। फिर है ही मस्ट बी ए पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ हाई कोर्ट। ओके, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ये फर्स्ट क्यों रॉन्ग है हम देखेंगे। ये देखिए, ही इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ही इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। याद रखना, ही इज़ अपॉइंटेड बाय गवर्नर। और इसका आर्टिकल है आर्टिकल 165 एंड यह है ही इज़ एंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन दी स्टेट। जैसे यूनियन में अटॉर्नी जनरल है वैसे ही प्रत्येक स्टेट के लिए एडवोकेट जनरल है। ओके,
So that's all. Thank you.